सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 11th क्लास के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लंबा लेसन भी है, बहुत सारे कंसेप्ट है नीट जे एडवांस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे कि आपके एमसीक्यू के ही क्वेश्चंस आएंगे तो मैं यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डू और डाई एमसीक्यू कर ले रहा हूँ। बाकी के एक्स्ट्रा एमसीक्यू विद आंसर मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चन, अगर कोई आपको डाउट आता है आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप रीड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रहा है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव फ्रॉम द रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ध्यान से सुनो, नॉट डिराइव्ड, नॉट डिराइव्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। नहीं, ये ऐसा होता था पूरा, उसने कहा था कि पूरा स्पेस एटम का एम्प्टी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले जाते थे। दूसरा, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 की पावर -10 मीटर and the nucleus is 10 to the power -15 meter. Electrons moves in a circular path of fixed energy called orbit. Electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. तो बेटा इसमें आंसर है थर्ड। तो पहले का जो आंसर है बेटा वो है थर्ड, क्योंकि इसने ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं दिया था, ऑर्बिट का कंसेप्ट बोहर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, Rutherford carried out experiment in which a beam of alpha particle was directed at a thin piece of metal foil. From these experiments, he concluded that electrons are massive particles. The positive charge part of atom are moving with a velocity approaching the velocity speed of light. The positive charge particle parts of atom are extremely small and extremely heavy particle. The diameter of an electron is approximately equal to that of the nucleus. ध्यान से सुनना, उसने कहा है कि अगर रुदरफोर्ड ने ये जब एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल से, ठीक है, जब उसने थिन पीस ऑफ फॉइल में किया था, तो उसने इनमें से कौन सी चीज़ ऑब्जर्व की थी। तो बेटा उसने यहाँ पे जो ऑब्जर्व की थी वो की थी उसने सेकंड, जो जब उसने बीम ऑफ पार्टिकल को पास किया था तो उसने क्या देखा था, अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से थोड़े से डेबिट हो गए थे। तो इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड में आता है बेटा आपका ऑप्शन थर्ड, सेकंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज। अब ध्यान से सुनो बेटा, नोड्स एक ऐसी जगह ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो, यानी कि जाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। नोड्स दो तरह के होते हैं, एक रेडियल होता है और एक एंगुलर नोड्स होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा हुआ है कि आपको फाइंड करना है कि इसमें एंगुलर नोड्स कितने हैं। तो बेटा दिमाग में रख लो, यहाँ पर एंगुलर नोड्स होंगे दो, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा थर्ड, ठीक है। ध्यान से सुनिए, देखिए एक होता है रेडियल नोड और एक होता है बेटा एंगुलर नोड, ठीक है। ओके, एक होता है रेडियल नोड और एक क्या होता है एंगुलर नोड। जो क्या कहते हैं, आपका एंगुलर नोड होता है वो होता है n-l-1, ठीक है। और जो रेडियल नोड होता है वो होता है l, ओके। और जो आपका टोटल नोड होता है, टोटल नोड, वो होता है n-1, ओके। तो अगर जैसे मुझे कह दिया 4D में मुझसे बोला कि एंगुलर नोड कितने हैं, ठीक है, मुझसे बोल दिया 4D में कि इसमें एंगुलर नोड कितने हैं, तो मैं यहाँ पे एंगुलर नोड कैसे निकालूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितने, n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर l की वैल्यू आपको पता है, d के लिए क्या होता है 2, ठीक है, -1, ओके। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो n-l-1, ठीक है। सॉरी, दिस इज एंगुलर नोड and this is radial node, very sorry, this is radial node, okay, n-l-1 is radial node, angular node is your l. so d में अगर आप d की बात करते हो, यहाँ पर d की बात करते हो, तो आपको पता है d में l की वैल्यू कितनी होती है 2। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा थर्ड का आएगा वो आएगा, ठीक है, ये 2, यानी कि इसका जो थर्ड का आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन जो है 2। तो बेटा एंगुलर नोड्स l होता है, रेडियल नोड्स का n-l-1 होता है और टोटल नोड्स क्या होते हैं n-1, ठीक है। क्योंकि जब टोटल नोड्स करते हैं ना, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। टोटल नोड्स में क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अब इनको ऐड करो तो कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। टोटल नोड्स को ऐड करोगे ना, n-l-1 प्लस l करो तो n-1 आएगा, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग, बाकी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप देख लेना उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन,
In absence of an external electric or magnetic field, characteristics of cathode ray do not depend upon the material of the electrode in the cathode ray tube, और characteristics of the cathode ray depend on the nature of the gas present in the cathode ray tube. बेटा फोर्थ यहाँ पर है जो, क्योंकि कैथोड रे एक फंडामेंटल नेचर है, ठीक है, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैंने ये इस पर वीडियो बना रखी है स्ट्रक्चर एटम पे, उसमें मैंने फर्स्ट जो पहला वीडियो है आप उसमें देखना, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो उसमें से गैस जनरेट होती है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं उसके अंदर कौन सी गैस है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल जनरेट होंगे। हाई पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं। ओके, सो इट डज़ नॉट डिपेंड, यहाँ तो लिखा है ना, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, इट डज़ नॉट डिपेंड, तो फोर्थ है। फिफ्थ में आते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल विल बी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान दो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की है, थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो थर्ड शेल हो गया एन हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है, तो 9, ठीक है, तो 9 यहाँ पे कौन सा है बेटा, थर्ड, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी थॉमसन का मॉडल समझा रहा था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं, तो फर्स्ट समझाता, न्यूट्रलिटी से समझाता, तो 6 का फर्स्ट है, ठीक है। आगे आते हैं, 2 एटम आर सेट टू बी आइसोबार, 7th क्वेश्चन है ये, 2 एटम आर सेट टू बी आइसोबार इफ दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, तो बेटा फोर्थ है इसमें, क्योंकि आपको पता है जो आइसोबार होते हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ओके, चलो जी अगले आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, देखो बेटा अभी मैंने बताया था रेडियल नोड्स क्या होता है, n-l-1, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, रेडियल नोड 3p, तो 3p में बेटा n कितना है 3, l कितना है 1 और ये 1, तो 3 - 1 1, तो 1 आ गया, तो रेडियल नोड कितना होगा 1, तो 1 यहाँ पे तो कौन सा है 4, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द रिस्पॉन्सेस कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट दैट आर कंसिस्टेंट विद द बोहर थ्योरी ऑफ एटम एंड नो अदर्स, पहला है नो एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एज लॉन्ग एज इट कॉन्टिन्यूअली एब्जॉर्ब radiation of definite frequency, the lowest energy orbit are those closest to the nucleus, an electron can jump from the k shell n equal to 1 major energy level to the m shell n equal to the 3 major energy level by emitting the radiation of a definite frequency। तो देखो बेटा सॉरी, यहाँ पर एक आपको देखना है कौन सा जो पॉइंट है वो, और विच कंटेन ऑल द स्टेटमेंट दैट आर कंसर्न विद द बोहर थ्योरी, बोहर की थ्योरी कौन सी बता देते, तो बेटा इसमें जो आपका आंसर है वो है सेकंड, द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट आर दोज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। बाकी इनमें से कोई भी थ्योरी उसको इतनी अच्छी तरह बता नहीं रही कि हाँ भी वो एब्जॉर्ब करे रेडिएशन ऑफ रिमेन इन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, नहीं ऐसा नहीं होता। जब जंप करेगा तो वो एमिट करेगा, नहीं, जब लो से हाई में जंप करता है एब्जॉर्ब करता है, एमिट नहीं करता, ठीक है। तो 9th का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ही बता रहा है। द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 2 atom of the same element must have the same number of proton, it is impossible to determine accurately both the position and the momentum, the electron of the atom in their ground state sorry, I'm not feeling well, okay so यहाँ पर थर्ड है बेटा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन, ठीक है। तो 10th का है आपका इट इज़ इम्पॉसिबल, तो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है। चलो जी 11th क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट द 4 क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इनकरेक्ट। देखो बेटा 4 क्वांटम नंबर है, पहला है एन विच टेल अबाउट द प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंसिपल क्वांटम, एल सब्सिडियरी अजीमुथल क्वांटम नंबर जो बता रहा है एल इक्वल टू n+1, तीसरा है एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू -1 0 +1, और एम एस स्पिन क्वांटम नंबर जो है +12 -12। तो बेटा ऑब्वियस है इसमें सेकंड वाला गलत है क्योंकि एल की वैल्यू n-1 होती है, n+1 नहीं होती, तो यहाँ पर आएगा बेटा आपका सेकंड।
नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ध्यान दो, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है वो L होता है, ठीक है। L इन ब्रैकेट में L+1 h/2π। तो वो कह रहा है डिपेंड ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियस L पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है वो होता है √L × L+1 h/2π, ठीक है। देखो बेटा, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है √L × L+1 h/2π। तो ऑब्वियस वो L पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए 12वें का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। 13 पे आते हैं। ये सब मैंने वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, आप एक बार जरूर देखना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सब लेवल फॉर विच L = 3। ध्यान दो, L = 3 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने होंगे? तो बेटा L = 3 में क्या होता है? देखो L जब 0 होता है तो S होता है, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। F में आते हैं आपके 7 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर आएगा 14 यानी कि 4th। 14 क्वेश्चन में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता ही है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो देखिए Na + Mg2+, बिल्कुल सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन है। Al3+ O-, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। Na + O2-, इसमें भी 10 प्लस है। और N3- Cl- इसमें नहीं है। देखो N3- में 10 है, Cl- में आपके 18 हैं। Na+ में आपके पास 10 हैं, O2- में आपके पास 10 हैं। Al3+ में आपके पास 10 हैं, O- में आपके पास 9 है, ठीक है। Na+ में आपके पास 10 है, Mg2+ में आपके पास 10 है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आएगा। तो ये हो सकता है आपको MCQ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो बेटा जरूरी नहीं है एक ही आंसर होगा, ठीक है, सोच समझ के। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्रीन पे ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज करेक्ट फॉर द निकल। तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28। तो 28 कैसे लिखा जाएगा? देखो कंडेंस कॉन्फिगरेशन के हिसाब से आर्गन 18 हो गया, ठीक है। उसके आएगा 4s2 20, तो 3d8, तो 4s2 3d8 होना चाहिए, तो ये थर्ड। 16 क्वेश्चन पे आते हैं वो, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ NS2 NP4 कॉरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब आप सिंपल कॉन्फिगरेशन लिखते हो। तो NS2 NP4 किस में आएगा? तो NS2 NP4 का मतलब होता है लास्ट में बैलेंस शेल में 6 होने चाहिए। तो बेटा इसके लिए आपको कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी। आर्सेनिक हो गया, कैल्शियम, क्रोमियम, सल्फर हो गया। तो इसमें बेटा दो बेसिकली क्या है, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सल्फर है, क्योंकि सल्फर 16 होता है, 2 8 6 हो जाता है, तो इसमें 16 सल्फर होगा फोर्थ। अगला आते हैं हम 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। चलो जी 17, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कोबाल्ट एटम देयर आर डैश अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड द एटम इज ओके। देखो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, पेड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक है। तो पहले कॉन्फिगरेशन देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। तो 27 जो होता है उसको आप ऐसे लिखते हो, आर्गन 4s2 3d7। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3d7 हो गया, तो 3d7 को आप ऐसे लिखते हो। ध्यान दो, हुंड्स होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन? फर्स्ट। 18 क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटर। बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटर वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। जब कभी आपको एनर्जी सेम करना हो तो n और n+l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो पहले केस में देखो N3L2 N3L2 सही है। अगले केस में देखो N3L1 N3L2 दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि N और L डिफरेंट है। थर्ड में देखिए N4L1 N3L2 ये नहीं हो सकता। फोर्थ में देखिए, बाकी आपको देखनी होती है बस N और L, क्योंकि N+L ही एनर्जी बताता है ऑर्बिटल का। तो फर्स्ट एंड फोर्थ। नाइनटीन क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो N1 और L1 नहीं हो सकता, N2 L1 हो सकता है। N और L देखना, ठीक है।
N3L2 हो सकता है, N3L4 नहीं हो सकता, तो फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकता, तो सेकंड और थर्ड पॉसिबल है, तो इसमें आएगा सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, अ न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, 8 इन द सेकंड एंड 8 इन द थर्ड. This information does not necessarily tell us the atomic number of the element, anything about the element's chemical property, the total number of electrons in s orbital, the total number of neutrons in the nucleus of an atom of the element. फोर्थ नहीं बताता, न्यूक्लियस के बारे में कोई कुछ नहीं बताता कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, नंबर प्रोटॉन बता रहा है, ठीक है, तो ये फोर्थ है। सो बेटा दीज आर द 20 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हैं, लगभग 30-40 क्वेश्चन हैं टोटल, जो मैंने क्या कहते हैं आपके मैंने PDF में डाला हुआ है, तो do check the PDF, download, solve, any doubt ask me in the comment box, and all the best for your coming exam and may God bless you.